हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहे हैं? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। ठीक है, आपसे बोल रहा है जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है ना, वो शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती, क्योंकि वो शुष्क है। देखो, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उसमें नहीं होते, ठीक है, और इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता और इसी कारण उसका रंग भी नहीं बदलता है। ये इसका कारण हो जाएगा। ये छोटे छोटे पूरा पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन ले रखा है मैंने। कह रहे हैं जल की विद्युत अपघटन के एक इलेक्ट्रॉनिक पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगना क्यों होता है। क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है ना। सूत्र क्या होता है आप जानते ही हैं, क्या होता है बच्चों? H2O, है कि नहीं? तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होता है। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है। अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो, ये हमारा एथेनॉल है, ठीक है, इस पर हमने सोडियम मिला दिया तो क्या बनेगा? CH3CO Na बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये रिएक्शन लिखना है केवल। कह रहे सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम है ना, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय धातु है और वायु के संपर्क में आते ही, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के टच में आते ही ना आग लग जाती है उसमें। तो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। आप कहोगे सर पानी में क्यों नहीं डुबो कर रखा था? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है ना, H2O। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, आग लग जाती है, इस वजह से केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो वह है सोना और चांदी। बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 85% लाना चाहते हो, ठीक है, दिल से, तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करना। और कौन कौन 85% से ज़्यादा नंबर लेना चाहता है मुझे कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना, मैं सबका नाम पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु प्रतिबिंब फोकस दूरियों के मध्य संबंध व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, ये संबंध होता है आपके, ठीक है, जो 1/f होता है 1/v + 1/u के बराबर होता है। जो f होता है वो फोकस दूरी होती है, v आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है और u आपकी बिंब की दूरी होती है, ठीक। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में ना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसी वजह से अंतरिक्ष में बैठे यात्री को काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, ठीक। किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? देखो, अधिकतम कब होता है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब अधिकतम होता है, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजन करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम आ जाए, ठीक है। ये हमसे प्रश्न में बोला गया। आपके पास 3 प्रतिरोध दिया है, यहाँ मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो, जब भी प्रतिरोध का मान निम्न से निम्न निकालना हो तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो हमें 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, एक 2 ओम, एक 3 ओम और एक 6 ओम, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध हमें दे रखे हैं। प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अगर आपको अधिकतम मान निकालना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, अगर आपको न्यूनतम मान निकालना है तो समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम में जोड़ने पर, और मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपको लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखना बच्चों, ठीक है। अगर आप सच में 85% लाना चाहते हो तो क्रम में जोड़ने पर। तो सूत्र क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2
प्लस 1/R3 मान रखेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 6 1 कम 6, तो 1/R बराबर 6, R 1 कम R बराबर 1 ओम। यही है मिलाना था, आराम से सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है ना, चुंबक को कुंडली के भीतर या बाहर गति करने से हमें मिलता है, और कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन करने से भी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। अभिक्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी बताइए। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसमें ना क्लोरीन प्रवाहित करना होता है, और आपको विरंजक चूर्ण CaOCl2 मिल जाता है, और साथ ही पानी मिलता है। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। उपयोग क्या है, कई रासायनिक उद्योग में विरंजक चूर्ण एक उपचय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र के अनुसार संयोजित है, परिकलित कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, और प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। ठीक है, पहला वाला आंसर तो देखते ही पता लग गया, 4 ओम है कि नहीं, ये आपका 4 ओम, एक ही प्रतिरोध जुड़ा पड़ा है। नेक्स्ट बोल रहा है धारा निकालनी है, तो आप ओम के नियम से V बराबर जानते हैं, IR होता है, तो I बराबर क्या होगा, V/R। V का मान क्या दे रखा है, बैटरी 6 वोल्ट, और धारा क्या है हमारे पास, धारा तो निकाला, अच्छा R क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, तो V का मान 6 दे रखा है, और R का मान हमारे पास 4 है। ठीक है ना, R का मान क्या है बच्चों, 4, तो 3 दूनी 2, 2 3 2 दूनी 4, भाग देंगे तो 1.5 एम्पियर आंसर। अगला प्रश्न है, एक परख नली में रखे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर क्या परीक्षण करेंगे। तो जैसे ही मिलाओगे ना, हमें सफ़ेद अपशिप मिलता है जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफ़ेद अपशिप बनता है। कह रहे उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो, अगर हमारे पास BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड को जब Na2SO4 में मिलाते हैं ना, तो हमें अपशेप मिलता है जो नीचे बैठ जाता है, और हमें NaCl मिलता है, लवण। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया मैंने लिख दिया, ये क्योंकि अपशेप बनता है यहाँ पर, BaSO4 अपशेप है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, ये वाला उदाहरण लिखना है, ये मीथेन है, इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा, और प्लस ऊष्मा भी निकलेगी। ऊष्माशोषी क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ये उदाहरण लिख देंगे आप। कह रहे किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबोई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। ठीक है, पेंसिल डुबाओगे ना तो यहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यहाँ से। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ से, देखो, जब हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आँख तक पहुँचती है। जब आप एक पेंसिल को किसी पानी में भरे गिलास में डालते हैं और बाहर से देखते हैं, तो पेंसिल से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पानी से बाहर निकलती हैं तो माध्यम बदलने के कारण प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है, और इसी कारण हमें पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और ये चित्र बना देना है। अगला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वन शॉट वीडियो में करा भी रखे हैं, चैप्टर वाइज भी करा रखे हैं, और हर साल आना ही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी
फोकस दूरी एफ माइनस में होती है, अवतल उत्तल की प्लस में होती है। फिर कह रहे हैं बिंब द्वारा लेंस से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, यानी कि ये वी दे रखा है, वी में दे रखा है 10 सेंटीमीटर माइनस के। ठीक है, हमें यू की गणना करनी है और साथ ही साथ आवर्धन भी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होगा लेंस सूत्र द्वारा। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? ये होता है, मान रखेंगे एफ का मान क्या है, 1/-15, वी हमें दे रखा है ये चीज़ और ये यू, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लॉस ऑफ आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 3 30, 3 एकम 30, तो माइनस के 1/30, 1/u बराबर 1/-30, यू एकम यू माइनस के 30 एकम 30, पहला आंसर। और u का मान हमेशा नेगेटिव ही आता है, तो यहाँ नेगेटिव आया है। अब आपको निकालना आवर्धन। आवर्धन लेंस के लिए देखो बच्चों सूत्र होता है v/u प्लस में, ठीक है, और दर्पण होता तो माइनस में लगता है यहाँ पर। तो v का मान क्या है हमारे पास v का मान माइनस के 10 दे रखा है और u का मान माइनस के 30, तो 1/3 ये निकालने के लिए बोला गया था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के गुणों की आवर्तितता का क्या अर्थ है? देखो, आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है और इसी कारण तत्वों के गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्वों के गुणों के इस क्रमिक परिवर्तन को ही आवर्तिता कहते हैं और इन गुणों को आवर्ती गुण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-2 है, इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या बोल रहा है भाई, दो जोड़ दो सबको, 2 और 8 10, 18 और ये 20, परमाणु संख्या होगी 20। कह रहे हैं किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? किस तत्व के साथ? सोडियम का परमाणु विन्यास करोगे, प्रथम कक्ष में 8, द्वितीय में 8 और बचा 1। ऑक्सीजन का करोगे, प्रथम में 2, पीछे 6। फिर नियॉन का करोगे, नियॉन का करोगे तो 2 8, ठीक है, और फ्लोरीन 9 का करोगे तो 2 7, ठीक है। सो किसके साथ समानता है ये आपको बताना है। मैग्नीशियम कहाँ दे रखा है यार? मैग्नीशियम तो दिया नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर मिस यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ समानता बता रहा है। सो देखो, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो प्रथम में 2, दूसरे में 8, बाहर में 2, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने? 2, और इसके बाहरी कक्ष में भी 2 है, तो इसी से वो समानता रखेगा, बाकी किसी से समानता नहीं है, देखो, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे N2 सूत्र वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है? ठीक है, N2 नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो मैं आपको इसको डिटेल में बना के दिखाता हूँ। नाइट्रोजन जो होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो प्रथम कक्ष में 2, दूसरे में 5, उसे 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, तो हमें बस बाहरी कक्ष से मतलब है, ये लिया। बाहरी कक्ष में कितने? 5, 1 2 3 4 5 है, तो अष्टक पूर्ण होने चाहिए ना। बाहरी इसमें 8 अधिकतम होते हैं, अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करते हैं? साझेदारी। तो ये हो गया N2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, या फिर एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है? तो देखो, जब हमारा एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये मेरा एथेनोइक अम्ल है और ये मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3, तो मेरा CH3CON बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं कि एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करेगी। ये एथेनॉल है, ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करेगी तो CH3COH बनाएगी, ठीक है, और पानी बनाएगी। अगला प्रश्न है,
विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है और जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अतः यह विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण तंतु चमकने लगते हैं और प्रकाशित हो जाता है, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? कई कारकों पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर, उसकी प्रकृति पर, उसकी क्षेत्रफल पर, है ना, उसके तापमान पर। देखो, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला चीज तो ये लिखोगे, चालक जितना लंबा होगा प्रतिरोधकता भी उतनी ज़्यादा होगी। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पहला ऐसे लिखोगे ना, R समानुपाती L, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है मोटाई। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिरोधकता उतनी कम होगी। किस टाइप की, कौन सा मेटेरियल ले रहे हो, ना, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ये चीज़ें आप लिख दोगे। नेक्स्ट बोला, एक विद्युत बल्ब से 100 मिलीमीटर एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत बल्ब से प्रवाहित आवेश की मात्रा का परिकलन करना है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स में लेके डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वन शॉट भी करा रखा है, चैप्टर वाइज भी करा रखा है, और एनसीईआरटी के तो करा ही रखे हैं। कह रहे हैं विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका मूल सिद्धांत और कार्यविधि लिखिए। हर साल आता है विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर, एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, ठीक है। फिर फ्लेमिंग के दायात का नियम या फिर फ्लेमिंग के बायात का नियम, यहाँ से एक पक्का आएगा। तो ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये आपके दो चुंबक हैं, उसके बीच रखा पड़ा है, ये हमारा विभक्त वलय है, ठीक है। पूरा ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए। सिद्धांत क्या होता है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है, जिसके आधार पर जब किसी कुंडली के तल पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य विद्युत जनित्र करता है, ठीक है। इसे रट लो, एकदम रट डालो, एकदम 100%। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये कार्यविधि है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दृष्टि दोष, क्या चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संसूचित किया जाए। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसा आ जाएगा, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट, नाम का उल्टा होता है। दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु हम नहीं देख सकते, ऐसे दृष्टि दोष को हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों होता है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, और दीर्घ दृष्टि दोष जिसको दूर दृष्टि दोष होता है ना, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, और इनको संशोधन के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है, इसे अभी दीर्घ दृष्टि दोष है। देखो यहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, ये लगा दिया मैंने उत्तल लेंस सामने। अब ये जो ये चीज है वो यहाँ पे बनेगा, संशोधन हो गया चश्मा लगाने पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है? ऐसा विक्षेपण किस कारण से होता है? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दिखाने के लिए एक आरेख खींचिए। देखो, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, ठीक है, बैनिया पीनाला। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या फिर प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाने की जो घटना होती है उसे ही प्रकाश विक्षेपण कहा जाता है। और ये चित्र बनाना है, ठीक। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन, ठीक है। बायोलॉजी के प्रश्न आ गए हैं। जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या संकेत देती है? तो इसकी उपस्थिति जीवाणु प्रदूषण का सूचक होती है। यह जीवाणु रॉड के आकार के होते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणुओं का एक समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जी, पशुओं के मल अथवा गंदी सतह से जल में प्रवेश कर जाता है। जिस व्यक्ति की शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उन पर यह ज्यादा असर करता है, ठीक है ना।
जब एड्रेनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? देखो, एड्रेनल को ना आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनल हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और इन अंगों की चोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। ठीक है, और यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायाफ्राम और पसलियों की पेशियों के संकुचन से मांस तेजी से चलते हैं और ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। मनुष्य की आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे पेट में ना HCl अम्ल पाया जाता है पेट में, वो क्यों, उसकी क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रमुख भूमिका क्या होती है? यह बैक्टीरिया साथ ही साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करती है। यह भोजन के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है और ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम या ज़्यादा हो जाने पर भोजन पचने की जगह सड़ने लगता है और फिर पेट में अपच की उपस्थिति बनने लगती है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम को प्रोटीन्स को विभाजित करता है। HCl बलगम के अलावा एक अन्य आमाशय कवर के रूप में भी काम करता है ताकि पेप्सिन पूरे पेट को पचाने से बच सके। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? इसके ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है, या दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले यूरेनियम तथा प्लूटोनियम है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ना समीकरण भी होगा नाभिकीय संलयन का और नाभिकीय विखंडन का, वो भी लिख देना तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जल संरक्षण के किन्हीं 4 प्राचीन कालीन तरीकों के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। देखो, बारिश के पानी को इकट्ठा करना है ना, तालाब बना के तालाब में पानी को इकट्ठा करना, तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं, आप खुद अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है? तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका निर्माण वायुमंडल की ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। ओजोन वायुमंडल की बाहरी परत है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षित रखती है। कह रहे मानव हृदय के काट का साफ चित्र बनाना है, तो ये जो हृदय है ना, इसका चित्र बनाना है, नाभंग चित्र हर साल आते हैं, चित्र वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। जीवाश्म से आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन कई हजारों साल पूर्व है ना, जीव जंतु मर के दब गए थे, ठीक है, और उनके कंकाल ऐसे मिलते हैं तो उनका हम जो अध्ययन करते हैं वही हमारे जीवाश्म कहलाते हैं। प्राचीन कालीन अनेक प्रकार के जीव पौधे जंतुओं के मृत अवशेष जो चट्टानों परीक्षित होते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों का संग्रह एवं आयु के अनुसार उनका अनुक्रम जैव विकास प्रक्रम के क्रम को दर्शाता है। ठीक है, कि किस प्रकार जीवों का विकास धीरे धीरे हुआ। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखो, मानव में क्या होता है ना, देखो अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये रटने वाला प्रश्न नहीं है। ये जो मनुष्य है और ये जो स्त्री है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के पास, दोनों के पास, स्त्री और पुरुष के पास 22 जोड़े गुणसूत्र सेम होते हैं, फर्क सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र का होता है। और लड़कों में वो गुणसूत्र होता है XY और लड़कियों में होता है XX। जब लड़के का X और लड़की का X मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब लड़के का Y और लड़की का X मिलता है तो लड़का पैदा होता है। सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, गर्भधारण युक्ति
को रोकने हेतु अपनाई जाती है। जीव प्रजनन क्रिया करते हैं और जीवों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार यदि यह क्रिया निरंतर चलती रहे तो पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गर्भधारण के समय स्त्री के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः अधिक बार यह क्रिया उसके लिए हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार गर्भ निरोधक युक्तियां परम आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला गया है इसमें, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिए। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जाके आप देखिए, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और सच में अगर आप 95% लाना चाहते हैं, 85% लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट करें, अपना नाम जरूर लिखें कि आप 95% लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें, तभी आपको 95% आराम से मिल पाएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।